नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। मित्रों, 30 की उम्र पर पहुँच चुकी महिलाओं की जो समस्या है, 40 की उम्र पर पहुँच चुके पुरुषों की जो समस्या है और एडोलेसेंस की एज पर जब छोटे छोटे बच्चे पहुँचते हैं तब उनकी जो समस्या होती है, उसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है ओबेसिटी। कुछ उम्र होने पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि मैडम वजन तो बढ़ता ही रहता है, पुरुषों को ऐसा होता है कि पेट बाहर निकलता ही जाता है और बच्चे यूं ही फूलते ही जाते हैं। मेरे पास आने वाले ज्यादातर मरीज सब कुछ ट्राई करके ही आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ओबेसिटी के कारण कौन सा डाइट ओबेसिटी के लिए सही माना जाता है, कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, क्या ये सब सही है? और अगर हमें ओबेसिटी को दूर करना हो तो आयुर्वेद में आहार विहार के कौन से उपाय बताए गए हैं, इसी बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ओबेसिटी यानी मेद वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ मित्रों कि अगर एक बार कारण आपको समझ में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन अपने हाथ में है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि मेरे शरीर में किस कारण से ओबेसिटी दिखाई देती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाया पिया और राज किया। आजकल ज्यादातर लोगों का निष्क्रिय जीवन होता है, दिमाग बहुत चलाना पड़ता है, लेकिन फिजिकल मूवमेंट लगभग न के बराबर होती है। इसी वजह से वजन बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसा ही दूसरा कारण है आहार का अतियोग। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ पेट में डालते ही रहते हैं। अगर बैठे हों और बगल वाला भाई खमन मंगाए तो उसमें से थोड़ा खमन खा लेंगे, थोड़ी देर बाद दूसरा बगल वाला भाई चिवड़ा मंगाएगा तो उसमें से भी थोड़ा चिवड़ा खा लेंगे। ऐसा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। आहार का अतियोग होता है, सम्यक पाचन नहीं होता और इसीलिए फैट में कन्वर्जन होता है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है अग्नि, जिसे जठराग्नि कहा जाता है, वो आपकी मंद है, यानी पाचन प्रक्रिया कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। फैट मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है और आप जो भी खाते हैं वह तुरंत चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है हेरिडिटरी यानी जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन। अगर हमारी मम्मी या पापा का वजन ज्यादा है तो नेचुरली हमारे अंदर भी वही चीज आने की संभावना रहती है। इसी कारण से भी हमें ओबेसिटी दिखाई दे सकती है। पांचवा कारण है एंडोक्राइनल डिजीज यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होने वाले रोग, जैसे थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज वगैरह। ऐसे रोगों के कारण भी ओबेसिटी दिखाई देती है। कई बार मेनोपॉज स्टेज में महिलाओं का वजन अपने आप बढ़ता ही जाता है। अंत में आखिरी कारण है अगर शरीर में कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, कोई भी पुराना रोग हो और उसकी दवा में लंबे समय तक स्टेरॉयड का सेवन चल रहा हो या मनोविकार यानी साइकियाट्रिक की कुछ दवाएं चल रही हों। अगर ये दवाएं लगातार ली जाती हैं तो उनके कारण भी ओबेसिटी देखने को मिलती है। तो ये सभी ओबेसिटी के प्राइमरी कारण हुए। एक बार हमें खुद ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कौन सा कारण मुझ पर लागू पड़ता है। अब कारण देख लेने के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आजकल जो डाइट्स देखने मिलती हैं वे कितनी सही हैं। मेरे पास कई लोग अपने जिम ट्रेनर या अपने डाइटिशियन से कोई ना कोई लिस्ट लेकर आते हैं कि मैडम मैं कीटो डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैडम मैं प्रोटीन डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैडम मैं नो कार्ब डाइट फॉलो कर रही हूँ। क्या ये डाइट सही है? मित्रों, एक बार ज़रा सोच कर देखिए, कैलोरी गिनकर आपको जो डाइट चार्ट दिया जाता है कि आपको 1 कप ये खाना है, 1 ग्लास ये पीना है और पूरा लिस्ट फॉलो करना है, आप इसे कितने समय तक फॉलो कर पाएंगे? क्या आप जिंदगी भर ये सारे ही नियम फॉलो करने के लिए तैयार हैं? और आप सोचिए, जैसे ही आप फॉलो करना बंद करते हैं तुरंत ही आपका वेट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रश्न ये है कि ये डाइट आपके लिए योग्य है? आप कभी सर्च करके देखना ऐसे डाइट के भी कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन ही शुरू कराए जाते हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन में ही इन्हें धीरे धीरे छोड़ा जाता है। शरीर को किसी चीज़ की आदत पड़ गई हो और हम उसे अचानक पूरी तरह छोड़ दें तो जब उसे दोबारा शुरू करना होता है तब शरीर उसे एडॉप्ट करेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहता है।
हम अपनी परंपरा को ही देख लें, हमारे दादा दादी या नाना नानी क्या ऐसे डाइट फॉलो करते थे? इसलिए मेरा मानना है कि हमारा आहार हमारी परंपरा के अनुसार होना चाहिए। हर चीज़ सबके लिए एक जैसी नहीं होती। मोटापे के डाइट चार्ट कभी भी जनरलाइज्ड नहीं होते। व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसकी अपनी पर्सनलाइज्ड शैली में डाइट चार्ट दिया जाए तभी वह सही साबित होता है। ये कोई घंटी नहीं है कि आप अंदर कैलोरी गिन गिन कर जो भी चीज़ डालेंगे वो सब पिसकर आपको उतनी कैलोरी दे ही देगी। एक्चुअली पेट में क्या डालते हैं ये ज़रूरी नहीं होता, उसका पाचन कितनी अच्छी तरह होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी पर निर्भर करता है कि आपका वज़न घटेगा या बढ़ेगा। अब अगले सवाल पर बात करते हैं कि वज़न कम करने के लिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए। दोस्तों, जब हम कीटो डाइट या नो कार्ब डाइट की बात करते हैं तब हम अपने रोज़ाना के खाने से कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लगभग ख़त्म ही कर देते हैं। इसके बदले आपको क्या दिया जाता है? 8-10 अंडे खा लो, 300-400 ग्राम पनीर खा लो। शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता तो उसका लेवल पूरा करने के लिए प्रोटीन और फैट का कंजम्पशन बढ़ा दिया जाता है ताकि शरीर उनसे ताकत ले सके और चर्बी जलती रहे। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। जिन्हें वज़न कम करना हो उन्हें खाने का एक गोल्डन रूल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। शरीर में पहले का खाना पच चुका हो, सही भूख लगी हो और मल त्याग अच्छी तरह हो चुका हो तभी भोजन लेना चाहिए। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैडम हम तो मार्केटिंग फील्ड में हैं इसलिए सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, पूरा दिन घूमते रहते हैं और शाम को बहुत हैवी खा लेते हैं क्योंकि दोपहर का खाना हमने स्किप कर दिया होता है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार आपका जठराग्नि सबसे अच्छा पित्तकाल में होता है, यानी दोपहर के समय। जब जठराग्नि सबसे मजबूत हो तब आप जितना अच्छा खाएंगे उतना ही अच्छा पच जाएगा और शरीर को सही मात्रा में ताकत भी मिलेगी। इसलिए दोपहर के भोजन में दाल भात सब्जी रोटी हमारा पूरा पारंपरिक भोजन ज़रूर खाना चाहिए। अगर वज़न कम करने के लिए आपको किसी एक समय का खाना कम करना है या हल्का करना है तो वो समय आपको शाम का चुनना चाहिए। अगर हो सके तो शाम का खाना 7 बजे से पहले ले लें, हल्का लें ताकि सोने और खाने के बीच कम से कम 2-3 घंटे का अंतर रहे। इससे शाम का खाना भी अच्छे से पच जाएगा और चर्बी बढ़ने की संभावना भी कम हो जाएगी। खाने के बारे में आचार्यों ने कहा है कि भोजन षडरसात्मक होना चाहिए, यानी खाने में 6 रस थोड़े बहुत मात्रा में होना ही चाहिए। लेकिन जिन लोगों को वज़न कम करना होता है उनके शरीर में आमतौर पर कफ दोष ज़्यादा होता है। इसीलिए कफ को कम करने के लिए किन रसों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए? उसका जवाब है तीखा, कसैला और कड़वा। ये 3 रस ऐसे होते हैं जो शरीर में कफ कम करते हैं, चर्बी कम करते हैं। इसलिए इन रसों वाली चीज़ों का सेवन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अगर मैं आपको स्पेसिफिक समझाऊं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पचने में भारी होती हैं और जिनसे शरीर में चर्बी बढ़ने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। दोपहर के समय आप गेहूं ले सकते हैं लेकिन रात के खाने में जितना हो सके गेहूं की चीज़ों से बचें। बाजरा, ज्वार, नाचनी या रागी, जौ ये सारे अनाज ले सकते हैं। इनमें सबसे उत्तम है जौ। रात के भोजन में जौ का दलिया या जौ की रोटियां ली जाएं तो अपने आप वज़न घटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा खाने में चीज़, पनीर, दही जैसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। इसके बदले में पॉपकॉर्न, चने और मुरमुरे जो पचने में हल्की चीज़ें हैं उनका सेवन बढ़ाना चाहिए। आयुर्वेद के महर्षियों ने आहार विज्ञान का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना और किस मात्रा में खाना, इसका पूरा विवरण महर्षियों ने दिया है। इसका वीडियो मैंने आगे शेयर किया है जिसमें आप इसकी विस्तृत जानकारी देख सकेंगे। दोस्तों, आमतौर पर ओबेसिटी में हम अपने मन में तय कर लेते हैं कि इतने समय तक ये चीज़ नहीं लेनी तो हमें उसे सख्ती से फॉलो भी करना चाहिए। मैंने देखा है कि कई लोग जब हम कहते हैं कि शाम के खाने में ये चीज़ अवॉइड करो तो 10 दिन नहीं खाते और 11वें दिन पार्टी में जाकर केक, पेस्ट्री, पनीर की सब्जी सब कुछ खा आते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण देने का मन होता है।
कई पत्नियों की आदत होती है कि वे अपने हस्बैंड को बिना बताए अपनी एक पर्सनल सेविंग्स रखती हैं। अब सोचिए, अगर कभी उसमें से थोड़े पैसे खर्च हो जाएं और कहीं से भी पैसे मिल जाएं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी पर्सनल सेविंग्स में ही वो पैसे वापस डाल देते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब आप किसी चीज़ को शरीर में डालना अचानक पूरी तरह बंद कर देते हैं तो शरीर मान लेता है कि अब ये चीज़ मिलने वाली नहीं है, इसलिए जो एक्स्ट्रा फैट जमा है उसे उपयोग करना शुरू कर देता है। अब 10 दिन बाद वही चीज़ अचानक शरीर में जाती है तो शरीर के कोशिकाएं आपस में कहती हैं, ये चीज़ इतने समय बाद आई है, कितने दिनों से बंद थी। इसलिए शरीर तुरंत उससे मैक्सिमम फैट बना लेता है। जैसे हम पहले अपने पैसे में वापस मिलाकर रखते हैं, उसी तरह शरीर भी अचानक ज़्यादा फैट बनाकर अपनी इस्तेमाल की हुई चर्बी को फिर से स्टोर कर लेता है। इसलिए कृपया जब भी किसी एक चीज़ को फॉलो करें तो उसे लंबे समय तक फॉलो करें। अपने डॉक्टर या वैद्य से पूछकर धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पर लौटने की शुरुआत करेंगे तो आप निश्चित रूप से मोटापे पर विजय पा सकेंगे। ओबेसिटी में, आहार में क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेने के बाद अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है व्यायाम। किसी भी व्यक्ति को जब व्यायाम करने के लिए कहा जाता है तो वे तुरंत अपना जवाब तैयार रखते हैं। मान लीजिए घर की महिलाएं हो, मैडम कचरा, पोछा, कपड़े, बर्तन सब तो हम खुद ही करते हैं। 3 माले का घर है, ऊपर नीचे दिन में 10 बार आना जाना हो जाता है, अब और कितना व्यायाम करें। लेकिन दोस्तों, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करते हैं उन्हें व्यायाम नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यायाम रोज़ आधा से पौना घंटा होना ही चाहिए। हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि घर पर अगर हमें कहा जाए कि रोज़ चलना है, रस्सी कूदनी है या साइकिल चलानी है तो हम 2 दिन कर लेंगे और तीसरे दिन छोड़ देंगे। लेकिन अगर जिम में पैसे भर दिए हों तो जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कहता है, उठ, फीस भरी है, जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम उठकर जिम जाते ही रहते हैं। आयुर्वेद के सुश्रुत आचार्य ने कहा है, व्यायाम में सबसे अच्छा व्यायाम है चंक्रमण, यानी सिंपल चलना। कई बार महिलाएं मार्केट में शॉपिंग करने जाती हैं और थोड़ा थोड़ा चलकर कितना सारा शॉपिंग कर लेती हैं और उन्हें लगता है कि आज तो मैं 3 किलोमीटर चल ली। लेकिन दोस्तों, रोज़ डेडिकेटेडली एक ही रास्ते पर फास्ट वॉकिंग करना, स्पीड में चलना, इसे ही सच में चलना कहा जाता है और यही व्यायाम माना जाता है। मेरा मानना है कि पर्सनली जिम में हर बार जाना ज़रूरी नहीं होता। आप खुद को एक प्रॉमिस दें और उसे डेडिकेटेडली फॉलो करें। अब दूसरा सवाल, व्यायाम कितना करना चाहिए? तो महर्षियों ने इतना सुंदर वर्णन दिया है कि जो शरीर की 50% शक्ति जला दे। अब हमें सवाल होता है कि कैसे पता चले कि शरीर की 50% शक्ति उपयोग हो गई। तो जब सिर पर पसीना आए, बगल में पसीना आए, हाथ पैर के तलवों में पसीना आए, थोड़ा मुंह सूखे और थोड़ा सा थकान हो, तब आपको मान लेना चाहिए कि अर्धबल व्यायाम हुआ। यानी रोज अगर आप इतने मात्रा में व्यायाम करेंगे तो निश्चित रूप से मोटापे को आने से रोक पाएंगे। व्यायाम की डेफिनेशन शास्त्रों में दी गई है कि शरीर आयास जनकम कर्मम व्यायाम संगीतम, यानी शरीर में परिश्रम और थकान उत्पन्न करने वाली क्रिया को ही व्यायाम कहा जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में थोड़ी मात्रा में व्यायाम को शामिल करना चाहिए। इतनी जानकारी देने के बाद अब हम देखते हैं कि मोटापे का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। जनरली मोटापे के लिए जो ट्रीटमेंट होती है उसमें दीपन पाचन औषधियाँ होती हैं, यानी ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती हैं और फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारती हैं, वे बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। लेकिन मैंने कहा कि मोटापे की कोई भी ट्रीटमेंट जनरलाइज नहीं होती, ये पर्सनलाइज्ड होती है। इसलिए आपके शरीर की प्रकृति देखी जाती है, आपकी आहार शक्ति देखी जाती है, आपकी पाचन शक्ति देखी जाती है और उसी अनुसार स्पेसिफिक दवाएं आपके लिए सिलेक्ट की जाती हैं। अगले वीडियो में मैंने कहा है कि वायु प्रकृति वाले लोगों की कमर पतली होती है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की कमर मध्यम होती है और कफ प्रकृति वाले लोगों की कमर थोड़ी स्थूल होती है।
इसका मतलब ये है कि जिनकी प्रकृति कफ है उनके लिए मोटापे का ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी वज़न कम करना थोड़ा कठिन हो सकता है, असंभव नहीं। इसीलिए अगर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट किया जाए निश्चित रूप से आप मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। कई बार अगर ओरल मेडिसिन से मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो मोटापे के लिए भी स्पेसिफिक पंचकर्म ट्रीटमेंट होता है, जिसे आमतौर पर किसी भी पंचकर्म फिजिशियन की अंडर ऑब्जर्वेशन में कराया जाता है। तो दोस्तों, आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप इसे ज़रूर अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या मोटापे का समाधान आपको घर बैठे करना है तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात करेगी, आपका कारण समझेगी और आपकी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको घर बैठे उपलब्ध कराएगी। आशा करती हूँ कि आप ये जानकारी घर घर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।